रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित त्रिवेदी इन मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्कॉलर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि इस बार का हम लोगों का टारगेट है यूपी ट्रिपल एससी राजस्व लेखपाल 2020, तो उसके लिए हमें हौसला भी रखना होगा और अपने आप को दृढ़ संकल्पित भी रखना होगा। तभी जब हमारी मंजिल हमें मिलेगी तभी उसके मिलने का मज़ा आएगा। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है वह है वर्णमाला से संबंधित। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए हिंदी एक अपने आप में एक अहम रोल प्ले करता है, या हम यूँ कहें हिंदी एक प्रकार से पुल का काम करता है। बिना हिंदी के शायद पास हो पाना संभव ही नहीं है। तो हिंदी अपने आप में बहुत बड़ा योगदान देता है यूपी ट्रिपल एससी में। तो आज उसी कड़ी में हम लोग करेंगे वर्णमाला से संबंधित कुछ सवालों को। तकरीबन यहाँ पे 60 से 65 सवाल हैं और इन सवालों को करने के बाद वर्णमाला से संबंधित आपका कोई भी सवाल छूटकर जाने वाला ही नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका वर्णमाला से संबंधित कोई भी सवाल गलत ना हो तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने सवालों को रखा है ये कई किताबों को कंपाइल करके यहाँ पे सवालों को रखा है। और ये वीडियो आपका इंपॉर्टेंट होगा यूपी ट्रिपल एससी, यूपी लेखपाल, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ, यूपी पुलिस, बीएड, टेट, HSSC, यूकेएसएससी या अन्य वह सभी परीक्षाएँ जिनमें आपकी हिंदी पूछी जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। आज का पहला सवाल है हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? यहाँ पे मैं सारे ऑप्शंस को नहीं पढ़ूंगा, क्वेश्चन और उसके बाद सही उत्तर। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग कहते हैं वर्ण। अगला सवाल है, वर्णमाला कहते हैं तो वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित क्रम को या व्यवस्थित समूह को। कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो वर्णमाला का जो व्यंजन का पहला वर्ग होता है का वर्ग, उसकी जितनी भी ध्वनियाँ होती हैं उनको हम लोग कहते हैं कंठ ध्वनियाँ। स्थान के आधार पर मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो जो आपका टा वर्ग होता है, टा वर्ग को हम लोग मूर्धन्य बोलते हैं। तो टा वर्ग के यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं डा और डा, तो यहाँ पे मूर्धन्य ये हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से अल्प प्राण कौन सा है? तो अल्प प्राण के लिए सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पर पूछा है हमसे अल्प प्राण, तो अल्प प्राण के लिए सही उत्तर जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के लिए, का और गा के लिए। किसके लिए? का और गा के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? तो यहाँ पर जो स्वर नहीं है वो है आपका इया। उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? तो उस स्थिति के अनुसार स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती हैं उनको हम लोग कहते हैं व्यंजन। स्वर स्वतंत्र होते हैं जबकि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्पर्श व्यंजन निम्न में से कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक के जितने भी व्यंजन होते हैं वो सारे के सारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं और स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। तो यहाँ पर जो सही उत्तर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के लिए, यानी कि चा के बाद जो छा से छाता आता है वो हमारा सही होगा। हिंदी वर्णमाला में अंतिम 55 अक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? तो हिंदी वर्णमाला का जो अंतिम अक्षर होता है उसको हम लोग बोलते हैं अनुनासिक, और अनुनासिक नाक और मुंह दोनों की सहायता से बोले जाते हैं। अगला सवाल है, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है आपका तालव्य। जब भी आप सा को बोलेंगे तो आप पाएंगे जो आपकी जीभ है वो आपके ऊपर वाले जबड़े को छुएगी, यानी कि जबड़े का जो तालू होता है उसको छुएगी। और जो भी ऐसे व्यंजन होते हैं जो आपकी जब जीभ आपकी आपके तालू को छुए तो उनको हम लोग कहते हैं तालव्य व्यंजन। अगला सवाल, मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं टा वर्ग की जितनी भी ध्वनियाँ होती हैं उनको हम लोग कहते हैं मूर्धन्य ध्वनियाँ। ता, था, दा, धा, सा का उच्चारण स्थान क्या है? तो इनका उच्चारण स्थान है आपका दंत। क्या है? दंत। ठीक है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है वे व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो वे व्यंजन आपके कहलाते हैं ओष्ठ व्यंजन। यदि नीचे के ओंठ को पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? तो वह कठिनाई होगी बा में। ठीक है, क्योंकि पा, फा, बा, भा ये सारे के सारे आपके ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं, और अगर नीचे के ओंठ को काट दिया जाएगा तो जो हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी वो होगी वा के लिए,
क्योंकि ला बोलेंगे तो ऊँट का प्रयोग नहीं होता है, धा में भी नहीं हो रहा है, खा में भी नहीं हो रहा है, लेकिन वाह जब आप बोलेंगे तब यहाँ पर ऊँट का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करने में ज़रा भी संकोच मत करिए, लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगला सवाल है शा सा सा हा कौन सी ध्वनियाँ हैं? तो सा शा सा हा ध्वनियाँ जो होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं संघर्षी ध्वनियाँ। और सवाल यहाँ पे एक प्रकार और बनता है कि संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं या संघर्षी ध्वनियाँ कितनी होती हैं? तो संघर्षी ध्वनियाँ सा शा सा हा होती हैं 4। ठीक है, निम्नलिखित में नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो नवीन विकसित ध्वनियाँ खा और गा है। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सा घोष वर्ण है? तो यहाँ पर जो घोष वर्ण के लिए सही उत्तर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के लिए। और इसके बाद अगला सवाल है निम्न में से कौन सा अमानक वर्ण है? तो अमानक वर्ण के लिए सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के लिए। का गा जा फा ध्वनियाँ किसकी हैं? तो का गा जा फा जो ध्वनियाँ हैं वह हैं आपकी अरबी फ़ारसी की। किसकी हैं? अरबी फ़ारसी की ध्वनियाँ हैं। हिंदी की जितनी भी ध्वनियाँ हैं या जितने भी वर्ण हैं वो सारे के सारे आपके अरबी और फ़ारसी भाषाओं से लिए गए हैं, तो इस कारण से यहाँ पे इसके लिए सही उत्तर ये होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो चैनल को आप लोगों ने आई होप सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा। यहाँ पर आते हैं, वह व्यंजन का उच्चारण स्थान है? तो वह व्यंजन का उच्चारण स्थान है दंत्योष्ठ। अगला सवाल है वात्सर व्यंजन कौन सा है? तो वात्सर व्यंजन होते हैं ना ला रा सा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ना दिखाई दे रहा है तो ना इसके लिए सही हो जाएगा। स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है? तो स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है पुनर्निर्माण में। अल्प प्राण निम्न में से कौन सा है? क्या पूछा है हमसे? अल्प प्राण। तो अल्प प्राण के लिए जो सही उत्तर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के लिए का और गा, यानी कि किसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जो होता है, पांचवा वर्ण होता है वो आपका अल्प प्राण होता है। निम्न में से कौन सी बात गलत है? तो गलत बात यहाँ पर जो लिखी है वो लिखी है बा के लिए। किसके लिए? बा के लिए। बा सघोष, ओष्ठ और महाप्राण है, तो ये बात जो है आपकी गलत है। ओके, अगला सवाल जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो उन्हें कहते हैं? जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उनको हम लोग कहते हैं अघोष ध्वनियाँ। क्या कहते हैं? अघोष ध्वनियाँ। अगला सवाल है प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? तो प्रसन्नता में जो ध्वनि है वो है आपकी युग्मक ध्वनि। अगला सवाल है निम्न में से महाप्राण ध्वनि नहीं है? निम्न में से महाप्राण ध्वनि नहीं है तो महाप्राण ध्वनि के लिए सही उत्तर जाएगा आपका का के लिए, यानी कि पहला ऑप्शन। अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण यहाँ पे जो होगा आपका आ होगा। कौन होगा? आ। अघोष आप सभी जानते हैं, अघोष होते हैं पहला और दूसरा। पहला और जो दूसरा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। तो यहाँ पे जो पहला वर्ण और दूसरा वर्ण वो होता है अघोष और बाकी होते हैं सघोष। तो यहाँ तक चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी आपको। आगे चलते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। हिंदी में मूलतः कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी में जो मूलतः वर्ण होते हैं, इस सवाल को मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियरिफाई कर दूँ। हिंदी में मूलतः वर्ण होते हैं 45। ठीक है, अगर मूल वर्ण पूछेगा तो 45 होते हैं। अगर इसमें ऋषि को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वर्णों की संख्या हो जाती है 46। तो मूलतः वर्ण जब देगा, अगर यहाँ पे 45 दे रखा होता तो 45 बिल्कुल सही होता, लेकिन 45 नहीं दिया है, 46 दिया है, तो यहाँ पे ऋषि को भी सम्मिलित किया हुआ है तो यहाँ पे 46 सही होगा। लेकिन कुछ लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा 52। तो 52 जब परंपरागत रूप से पूछे, ठीक है, परंपरागत रूप से या लेखन के आधार पर जो वर्णों की संख्या होती है वो होती है 52, लेकिन मूल रूप से 45 या 46। अगला सवाल, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं? रिपीटेड क्वेश्चन है। स्वर कहलाते हैं। हिंदी में संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगी आपकी 44। स्वर किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध या विघ्न बाधा के होता है उनको हम लोग स्वर कहते हैं। अग्र स्वर कौन सा है? तो अग्र स्वर के लिए यहाँ पे आपका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के लिए, यानी कि आ, जो यहाँ पर आपको दे रखा है आ आपका अग्र स्वर हो जाएगा। अगला सवाल है हिंदी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी अभी हम लोगों ने किया था स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अंक आहा
क्या हैं? तो अंकहा जो होते हैं वो आपके कहलाते हैं अयोग्य वा, यानी कि अयोग्य वा वह होते हैं जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। ये स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी होते हैं, अर्थात ये स्वरों के बाद रखे जाते हैं और व्यंजनों से पहले रखे जाते हैं। ठीक है, चीज़ें स्पष्ट होंगी। अगला सवाल, अंतरस्थ व्यंजन निम्न में से कौन सा है? तो अंतरस्थ व्यंजन यहाँ पे हो जाएगा आपका यारा लावा। सवाल यहाँ पे दूसरी प्रकार से इस प्रकार से बनता है कि अंतरस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो अंतरस्थ व्यंजनों की संख्या है आपकी 4। अगला सवाल है सा शा साह, ये आपके कौन से व्यंजन कहलाते हैं? शा शा शाह, तो अभी अभी हम लोगों ने किया था इस सवाल को, तो ये कहलाते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। उनक्षिप्त व्यंजन, या इसी में दूसरी प्रकार से पूछ सकता है द्विगुण व्यंजन। तो उनक्षिप्त या द्विगुण व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं 2, और उसमें आता है आपका डा और डा। ठीक है, उनक्षिप्त व्यंजन, उनक्षिप्त ध्वनि, यह यहाँ पे दूसरी तरह से पूछ सकता था द्विगुण ध्वनि या द्विगुण व्यंजन का प्रयोग निम्न में से किसमें हुआ है? तो ये हुआ है आपका पढ़ाई में। किसमें हुआ है? पढ़ाई में। अगला सवाल है ज्ञा वर्ण किनके किनके मिलने से बना है? तो जो ज्ञा वर्ण है वो आधा जा और इया के मिलने से बना है। ठीक है भाई। अगला सवाल, छत्र ज्ञा की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन होने के कारण इनकी गणना स्वतंत्र व्यंजनों में नहीं होती है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो बहुत ही प्यारा सवाल है और आप सभी को पता होगा, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या है 33, अर्थात 33। आगे चलते हैं। तो आगे के सवाल हैं कुछ इस प्रकार से, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो ता वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं वो सारे के सारे आपके दंत कहलाते हैं ता वर्ग के। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टा जो दिया है ये ता वर्ग का नहीं है, तो अर्थात ये आपका गलत होगा। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उनको हम लोग कहते हैं अकारांत। ई आता है उन्हें इकीरांत, ऊ आए तो उकारांत। अगला सवाल है यहाँ पर संयुक्त व्यंजन से पूछा है, तो पहले आप कमेंट बॉक्स में ये टाइप करके बताइए कि संयुक्त व्यंजन होते कितने हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन होते कितने हैं? तो यहाँ पे पूछा है छा से छत्री, ये छा वर्ण किसके संयोग से बना है या किसके योग से बना है? तो ये बना है का आधा का। जिस वर्ण के नीचे हलंत लग जाए तो उसको हम लोग आधा पढ़ते हैं, आधा का और खटकोण वाला सा के मिलने से। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? अगर कुल स्वरों की बात करेगा तो कुल स्वर आपके 13 हैं, और अगर परंपरागत रूप से पूछे तो परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 11 है। ठीक है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? तो इया। ठीक है। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा टा वर्ग में नहीं आता है? तो यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं घा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो व्यंजनों की संख्या है आपकी 33। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है? निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है? तो पश्च स्वर यहाँ पर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बड़ा आ। बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ओ और औ, ये सारे के सारे आपके पश्च स्वर कहलाते हैं। ठीक है, ये आपका पश्च स्वर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अयोग्य वा है? तो अयोग्य वा जो होता है, अयोग्य वा को हम लोग विसर्ग भी कहते हैं। अयोग्य वा को क्या कहते हैं? विसर्ग। यानी कि जो अंक और आहा थे, यानी कि स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी, जिन्हें स्वरों के बाद और व्यंजन के पहले रखा जाता है, उन्हें अयोग्य वा कहते हैं। और उनका उच्चारण विसर्ग, यानी कि 2 बिंदियों के रूप में उन्हें पढ़ा जाता है। और जो इनका उच्चारण होता है, उच्चारण इनका हा के लिए होता है। जैसे आप प्राता लिखते हैं तो प्राता में आप विसर्ग लगाते हैं। ठीक है, लिखते तो आप सही मायने में प्रात हैं, लेकिन जब आपने 2 बिंदियां लगा दी, विसर्ग लगा दिया, तो हो क्या जाता है? प्रातः। ठीक है, तो जो विसर्ग होता है, विसर्ग जो ध्वनि देता है वो देता है आपका हा के लिए। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है आपका तालव्य। निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करके बताना है संयुक्त व्यंजनों की संख्या। लेकिन यहाँ पर जो पूछा है संयुक्त व्यंजन नहीं है, वो है खटकोण वाला सा। ठीक है। तालव्य व्यंजन कौन से हैं? तो तालव्य व्यंजन जो होते हैं, चा वर्ग जो होता है, चा वर्ग आपका कहलाता है तालव्य, और ता वर्ग आपका कहलाता है दंत, टा वर्ग कहलाता है मूर्धन्य, और पा वर्ग कहलाता है ओष्ठ। ठीक है। या रा लावा किस वर्ग की ध्वनियाँ हैं? तो या रा लावा होती हैं आपकी अंतरस्थ ध्वनियाँ।
यहाँ तक चीज़ें आपको स्पष्ट होंगी। ओके। अगला सवाल है, दीर्घ स्वर का सही उदाहरण है। दीर्घ स्वर का सही उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पर जो दीर्घ स्वर का सही उदाहरण होगा वो होगा बड़ा आ, बड़ा आ, एक मिनट पेन ले लें, बड़ा आ, ई और ऊ, ये सारे के सारे जो होते हैं ये आपके दीर्घ स्वर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है वो आपके ह्रस्व स्वर हैं, और ऑप्शन नंबर सी में जो दे रखा है वो आपके संयुक्त स्वर हैं। और स्वरों को जो विभाजित किया गया है वो 3 भागों में, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था अभी आपको, स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और संयुक्त स्वर। अच्छा, अगला सवाल है, जो स्वर विजातीय स्वरों के मेल से बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो स्वर आपके विजातीय स्वरों के मेल से बने होते हैं उनको हम लोग कहते हैं संयुक्त स्वर। विजातीय स्वरों के मेल का मतलब क्या हो गया कि आप मान लीजिए छोटा आ ले लिया और ई ले लिया, छोटा आ और ई मिलकर बनाते हैं ए, छोटा आ और ई मिलकर बनाते हैं ए, तो ये क्या हो गए आपके विजातीय स्वर हो गए। और जो सजातीय स्वरों के मेल से बनते हैं उनको हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर। जैसे छोटा आ और छोटा आ, ठीक है, छोटा आ और छोटा आ दोनों मिलकर क्या बना देंगे? दोनों मिलकर के बना देते हैं आपका बड़ा आ, ठीक है। अगला सवाल है, संयुक्त स्वर का उदाहरण है। तो संयुक्त स्वर का उदाहरण यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए ऐ ओ औ, ठीक है। अगला सवाल सवाल नंबर है 63, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीहा ऊपरी मसूड़ों को स्पर्श करती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको हम लोग कहते हैं वात्सर्य। क्या कहते हैं? वात्सर्य। वाह व्यंजन कैसा व्यंजन है? तो वाह व्यंजन जो है आपका ये है दंत्योष्ठ। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अंदर से आती हुई श्वास तीव्र गति से स्वर यंत्र के मुख पर संघर्ष उत्पन्न करती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं स्वर यंत्र या कालकल, स्वर यंत्र या कालकल व्यंजन, ठीक है। तो यहाँ तक जो थे ये आपके 65 सवाल थे। अगर आपने इनको देख लिया है तो निश्चित तौर पर वर्णमाला से संबंधित जो सवाल बनेगा वो आपका गलत नहीं होगा। और जो अगला सेगमेंट होगा उसमें मैं कवर करूँगा शब्दकोश को। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सुपर स्कॉलर चैनल सिर्फ और सिर्फ समर्पित चैनल है UPSSC राजस्व लेखपाल 2020 के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैप्पी स्टडी, गुड बाय, जय हिंद।